Hello guys, today we will discuss about the mechanism of breathing and respiratory volumes and capacities. First we comes on mechanism of breathing. ब्रीदिंग में हमने पढ़ा था कि ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होती हैं, इंस्पायरेशन की और एक्सपायरेशन की प्रोसेस। इंस्पायरेशन में हम एयर को इनहेल करते हैं और एक्सपायरेशन में हम एयर को एक्सहेल करते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग का मूवमेंट है, ये या एयर का जो मूवमेंट है, बाहर से अंदर जाना और अंदर से बाहर आना, ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। मतलब एयर हमेशा, एयर या कोई लिक्विड हो, ये हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की हो जाती है। तो एटमॉस्फेरिक एयर, जो एटमॉस्फेयर में एयर है, इसका प्रेशर हमेशा 1 atm होता है। अगर अंदर का प्रेशर इससे कम हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा, एयर बाहर से अंदर जाएगी। और अंदर का प्रेशर अगर 1 atm से ज़्यादा हो गया तो एयर बाहर निकलेगी। तो जो भी एयर का मूवमेंट है या एयर का फ्लो है ब्रीदिंग में, ये होता है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है, उसके लिए हमें थोरेसिक केज का स्ट्रक्चर फिर से एक बार देख लेते हैं। थोरेसिक केज की अगर बात करें तो ये जो थोरेक्स रीजन है हमारा, इसको अगर हम छू के ऐसे देखते हैं तो ये चारों तरफ से हमें हार्ड नज़र आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोरेसिक केज प्रेजेंट है। और ये थोरेसिक केज बनता कैसे है? थोरेसिक केज में डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, ये वर्टिब्रल कॉलम की बनी होती है, वर्टिब्री की बनी हुई होती है। और ये वर्टिब्री आपस में मिलकर वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन करती है। वेंट्रल साइड की अगर हम बात करें तो वेंट्रल साइड में यहाँ से यहाँ तक एक नाइफ की तरह बोन होती है। इस बोन को हम बोलते हैं स्टर्नम। ये बोन है स्टर्नम, इसी को हम ब्रीस्ट बोन भी बोलते हैं, स्टर्नम या ब्रीस्ट बोन। और ये पीछे की ओर जो है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्री का बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम। और अगर हम लेटरल साइड में देखें तो वर्टिब्री से स्टार्ट होकर आगे स्टर्नम तक रिब्स आती हैं। रिब्स, ये पूरा लेटरल साइड में दोनों तरफ रिब्स प्रेजेंट है। और रिब्स का नंबर होता है टोटल 12 पेयर्स, मतलब 24 रिब्स बोन प्रेजेंट होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होती हैं और स्टर्नम पर आकर ख़त्म करती हैं। इनमें से 7 वर्टिब्री ऐसी होती हैं जो स्टर्नम तक आती हैं, जिनको ट्रू वर्टिब्री बोलते हैं। 3 वर्टिब्री ऐसी होती हैं, एक साइड की बात कर रहे हैं, तो 3 वर्टिब्री ऐसी होती हैं जो 7th वर्टिब्री से, सॉरी 7th रिब से आकर जुड़ती हैं। यहाँ पर वर्टिब्री गलत बोल गए हम। तो 7 रिब्स ऐसी होती हैं जो वर्टिब्री से स्टर्नम तक आती हैं, और 3 ऐसी होती हैं जो वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होती हैं लेकिन 7th रिब्स पर आकर ख़त्म हो जाती है, ये स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ती हैं। और 2 ऐसी होती हैं जो फ्लोट करती होती हैं। तो 7 पेयर जो वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम तक आ रही हैं, ये 2 रिब्स हैं। जो 3 हैं जो वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट हो रही हैं लेकिन 7th रिब्स से आकर जुड़ जाती हैं, इसको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। 3 पेयर्स होती हैं टोटल, और 2 पेयर्स ऐसी होती हैं जो फ्लोटिंग होती हैं। ओवरऑल यहाँ पर हमें थोरेसिक केज पर कंसंट्रेट करना है। तो थोरेसिक केज में डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड में स्टर्नम और लेटरल साइड में रिब्स प्रेजेंट होती हैं। नीचे की ओर एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बीच में एक डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस डोम शेप, जैसे मंदिर या मस्जिद की गुंबद होती है, उसकी तरह डोम शेप एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डायाफ्राम। ये स्ट्रक्चर जो है डोम शेप, इसको हम बोलेंगे डायाफ्राम। ये नीचे से बंद हो जाएगा और ऊपर की ओर बेस ऑफ नेक होता है। बेस ऑफ नेक, इस पिंजड़े के ऊपर बेस ऑफ नेक होता है जो इसको क्लोज किए रहता है। तो ऊपर नीचे से तो ये एयर टाइट हो गया। अब लेटरल साइड में रिब्स हैं, रिब्स के बीच में जगह होती है। इस जगह को फिल करती हैं 2 तरह की मसल। एक होती हैं जिनके फाइबर्स एक डायरेक्शन में हैं, इनको हम बोलेंगे
एक्सटर्नल intercostal muscle, intercostal muscles, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और दूसरी जो होती हैं इनके मसल फाइबर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है, रिब्स के बीच में है, इसलिए इसको इंटरकॉस्टल बोलते हैं। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में है इनको हम बोलेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो कॉस्टल वर्ड इंडिकेट करता है रिब्स को, होता है जैसे हार्ट को कार्डियम वर्ड से और लंग्स को प्लूरल वर्ड से हम इंडिकेट करते हैं, वैसे ही रिब्स को हम कॉस्टल वर्ड से इंडिकेट करते हैं। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ये दो तरह की मसल्स होती हैं जो एयर टाइट करते हैं रिब्स के बीच के पोर्शन को। तो इस तरह से एक बंद पिंजड़े की तरह ये स्ट्रक्चर बन गया और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे थोरेसिक केज। और आपको कल बताया था कि थोरेसिक केज या थोरेसिक वॉल से लंग्स का पैराइटल प्लूरा अटैच होता है और विसरल प्लूरा जो होता है वो लंग्स से अटैच होता है। तो थोरेसिक केज से लंग्स इनडायरेक्टली जुड़े थ्रू प्लूरल मेम्ब्रेन। थोरेसिक केज अगर एक्सपेंड करेगा तो अब लंग्स भी एक्सपेंड करेंगे, थोरेसिक केज कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के टाइम पर क्या होता है, कैसे प्रेशर ग्रेडियंट की डेवलप करते हैं। जब इंस्पायरेशन होना होता है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, साथ में डायफ्राम की मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, रिब्स और स्टर्नम बाहर की ओर आ जाएंगे, रिब्स और स्टर्नम ये बाहर की ओर आ जाएंगे। इनका आउटवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्टर्नम एंड रिब्स होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और जो डायफ्राम था डाउन शेप, इनकी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये फ्लैट हो जाएगा। तो डायफ्राम फ्लैट हुआ, साथ में जो रिब्स थी ये बाहर की ओर आ गई, क्या हुआ, थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ गया। थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो अंदर का प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर 1 atm ऑलरेडी है, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया, बाहर ज़्यादा प्रेशर है, अंदर कम प्रेशर है और एयर अंदर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा इंस्पायरेशन का प्रोसेस। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के टाइम पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, ये रिलैक्स कर जाएंगे। डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, ये रिलैक्स कर जाएंगे। तो वापस रिब्स अपनी जगह पर चली जाएंगी और डायफ्राम वापस डाउन शेप हो जाएगा, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जब कम हो जाता है तो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर ज़्यादा प्रेशर है, बाहर कम प्रेशर है, एयर कंडक्टिंग पार्ट से बाहर निकल आए। कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट कल आपको बताए थे, कंडक्टिंग पार्ट से बाहर निकल आए। तो इस तरह से प्रोसेस होती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि केवल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट की, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का अभी तक कोई रोल नहीं आया, कोई रोल नहीं आया। और कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का और डायफ्राम का, ये कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ ये हुआ केवल इंस्पायरेशन के टाइम पर। एक्सपायरेशन के टाइम पर किसी भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। और मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये एक्टिव प्रोसेस होता है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी खर्च होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन कब हुआ, इंस्पायरेशन के टाइम पर, मतलब इंस्पायरेशन में एनर्जी खर्च होगी, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होगा। लेकिन एक्सपायरेशन में किसी भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस हो जाता है। याद रखना इस चीज़ को कि इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एक्सपायरेशन क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है।
तो ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का काम क्या होता है? ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग, जब हम फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं उस समय इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल हमें तेजी से सांस बाहर निकाल दिया, क्या होगा? आप देखेंगे कि स्टमक या एब्डोमेन की मसल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और उसी समय इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ड्रिप्स और अंदर की ओर चली जाती है। तो ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मल रेस्पिरेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का कोई रोल नहीं होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नाउ कम्स ऑन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, जब हम किसी सिंगल एयर वॉल्यूम की बात करते हैं तो उनको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, और जब ढेर सारे वॉल्यूम्स या एक से ज़्यादा वॉल्यूम्स को हम ऐड करते हैं तब हम उसको बोलते हैं कैपेसिटी। तो डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स और कैपेसिटी यहाँ पर नोट डाउन है, इनको एक एक करके देखते हैं। टाइडल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, मतलब सिंगल एयर वॉल्यूम की हम बात करते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम, सांस अंदर ले जा रहे हैं बाहर ले जा रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो जितनी एयर अंदर जाएगी या जितनी एयर बाहर आएगी इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और अगर हम हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो हेल्दी ह्यूमन में 500 ml एयर एक बार सांस लेने में अंदर जाती है या एक बार सांस लेने में बाहर आती है। दूसरा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर हम नॉर्मल सांस लेने के अलावा फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें, हमने नॉर्मल सांस ले ली इसके बाद इस तरह से फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया तो हम कुछ एडिशनल एयर को अंदर ले गए जो नॉर्मली नहीं जा रही थी, वो एडिशनल एयर जितनी हम अंदर ले गए फोर्सफुली उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 2.5 से 3 लीटर, मतलब 2500 to 3000 ml मिलीलीटर। ये फोर्सफुल हम जितनी एयर अंदर ले गए, ये भी सिंगल है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। इसी तरह से होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हमने बाहर निकाल लिया, टाइडल वॉल्यूम के बाहर निकालने के बाद हम फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल सकते हैं ऐसे। तो जब फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल रहे हैं तो जितनी एडिशनल टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी एडिशनल एयर बाहर निकली उसको हम बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 1000 ml to 1100 ml। 1 लीटर से 1 लीटर 100 ml। और लास्ट वॉल्यूम होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। हम फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल देते हैं, फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल दिया तो क्या लंग्स खाली हो गया? नहीं, लंग्स के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत एयर प्रेजेंट होगी। अगर लंग्स पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो एल्वेलाई आपस में चिपक जाएंगे, फिर उनको खोलना आसान नहीं होता। चिपकने से रोकने के लिए थोड़ी बहुत एयर उसमें हमेशा प्रेजेंट होती है, और जितनी एयर प्रेजेंट है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, जितनी मैक्सिमम एयर हम बाहर निकाल सकते थे बाई एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमने बाहर निकाल दिया, उसके बाद जितनी एयर लंग्स में बच जाती है जिसको हम किसी भी तरह से बाहर नहीं निकाल सकते, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये इसकी वैल्यू होती है 1100 ml to 1200 ml। यहाँ तक ये 4 जो हमने पढ़े हैं ये क्या थे? वॉल्यूम्स। अब हम बात करेंगे कैपेसिटीज की। कैपेसिटीज में आपको बताया था एक से ज़्यादा एयर वॉल्यूम्स को हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं देखते हैं। जैसे हम बात करें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हम कितनी मैक्सिमम एयर को इंस्पायर कर सकते हैं। तो पहले हम टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करेंगे, फिर उसके बाद फोर्सफुली इंस्पायर करेंगे। तो टाइडल वॉल्यूम पहले अंदर इंस्पायरेशन में गया, फिर इंस्पायरेशन में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम गया, तो ये कहलाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, हमारी क्षमता कितनी एयर को हम इंस्पायर कर सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं, तो ये कहलाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कैसे लिखेंगे? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
इसी तरह से होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मतलब कितनी एयर को हम एक्सपायर कर सकते हैं, हमारी क्षमता कितनी एयर को बाहर निकालने की है। तो हम टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल सकते हैं, साथ में फोर्सफुली एक्सपायर करके और एयर निकाल सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरा होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब फंक्शनल वर्ड जहाँ पर भी जुड़ जाता है उसका मतलब होता है फंक्शनल कंडीशन में। फंक्शनल कंडीशन का मतलब है नॉर्मल एयर बाहर अंदर बाहर कर रहे हैं। नॉर्मल एयर हम बाहर अंदर कर रहे हैं, उस समय लंग्स में कितनी एयर बची, दैट इज रेजिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल एयर जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो उस समय इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर होगा और साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम अंदर होगा। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस एयर को हम नॉर्मली बाहर नहीं निकालते, फोर्सफुली निकालते हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में ये अंदर बची रहेगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों अंदर बचे रहेंगे। ये कहलाएंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल मतलब जो जैविक क्षमता है हमारी, कितनी एयर को हम अंदर और बाहर कर सकते हैं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। कितनी एयर को अंदर बाहर कर सकते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने फोर्सफुली सांस को अंदर ले गए, फोर्सफुली सांस को अंदर ले गए, तो अब हम कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, ये है वाइटल कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व, सॉरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सबसे पहले बाहर निकालेंगे। सांस ली, सबसे पहले इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकलेगा, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम बाहर निकलेगा, उसके बाद फोर्सफुली हम और बाहर निकालेंगे तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी बाहर निकाल लेंगे। ये है हमारी वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम कितनी एयर को हम अंदर या बाहर कर सकते हैं। तो अंदर और बाहर कितनी एयर कर सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लास्ट आता है इसमें टोटल लंग्स कैपेसिटी। लंग्स की टोटल कैपेसिटी मतलब लंग्स के अंदर मैक्सिमम कितनी एयर आ सकती है, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल कितनी एयर आ सकती है, इसको काउंट करने के लिए हमें मैक्सिमम एयर को अंदर ले जाना पड़ेगा। इस तरह से फोर्सफुली हम इनहेल कर लेंगे तो मैक्सिमम एयर अंदर है, इससे ज़्यादा हम नहीं ले जा सकते। तो क्या क्या अंदर गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर गया, टाइडल वॉल्यूम ऑलरेडी अंदर है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ऑलरेडी अंदर है और रेजिडुअल वॉल्यूम ऑलरेडी अंदर है। तो वाइटल कैपेसिटी में अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दें तो ये आ जाएगी टोटल लंग की कैपेसिटी की। लंग्स के अंदर मैक्सिमम कितनी एयर भरने की क्षमता है, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली आप इसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, इजी है। और इनके जो फॉर्मूले और वैल्यू हैं इनको याद करके रखिएगा, क्योंकि टीएलसी पूछ लिया जाएगा आपको कितना होता है, वॉल्यूम में ऑप्शन देती है, तो हमें क्या करना है, ये सारी वॉल्यूम जोड़ देने हैं, आ जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। इनको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी।